नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चाय के कप वाली क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे तेजी से बढ़ता और लोकप्रिय होता आपका चाय के कप वाला करंट अफेयर शो, उसमें मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रातः 6:15 बजे आपके लिए, आपके अपने साथी के रूप में मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। आइए आज हम आज की ताजा करंट अफेयर्स, नए देश के समसामयिक मुद्दे, दुनिया के समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए और इस सूरज की सुनहरी किरणों के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर्स की शो में। अपने उन दोस्तों को भी जगा दीजिए, इस सूरज के निकलते हुए सूरज के साथ उन दोस्तों को जगाइए कि वो अपनी खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा कर सकें और जुड़ जाइए मेरे साथ अपने इन सपनों को करंट अफेयर्स के साथ पूरा करने के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरव्यू से लेकर विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वनडे की जो एग्जाम है, उनके अंदर करंट अफेयर्स का लगातार स्कोप बढ़ता जा रहा है। लगातार इससे संबंधित समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और ये करंट अफेयर्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें देश दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है ये हमें पता लगना चाहिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहला सवाल कि सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2020 में घटकर 0.5% रह गई है? कुल 0.5%। कल हमने कहा था कि आईएमएफ ने हिंदुस्तान के लिए घोषणा की है कि हम दहाई के आंकड़े में पहुंच जाएंगे 2021 में। ठीक है, अगले वर्ष 2022 में हम दहाई के आंकड़े में पहुंच जाएंगे। तो यहां सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2020 में घटकर 0.5% रह गई है? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संदर्भ में हम मित्रों पहले ही चर्चा कर चुके थे और अफगानिस्तान यहां आंसर गलत है और इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। और इसके संदर्भ में अब हम बातचीत करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के जो आर्थिक आंकड़े हैं, देश का जो आर्थिक प्रदर्शन है, उसका एक तरीके से माप होता है जीडीपी, कि देश ने क्या कमाया है, क्या बेच दिया है और कितना बेचने से प्राप्त हुआ और कितना हमने इन्वेस्ट करवा लिया है या इन्वेस्ट हमने कर दिया है, कितना सरकारी व्यय उसमें हुआ है। इन सब का एक फॉर्मूले से निकाला हुआ एक माप होता है एक तरीके का, और उसे ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी कैसे निकाला जाता है? देखा जाता है जीडीपी में कि कितना तो कंज्यूम हो गया, उपभोग हो गया। जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है कि जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ब्रैकेट में प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर होता है कि हमारा जो आई और उसमें से घटाया हुआ होता है ई। ठीक है, कि जो एक्सपोर्ट जो जितना हुआ है ई माइनस आई होता है। इसका मतलब ये होता है प्रिय मित्रों कि हमारा जो देश है उसमें पूरे वित्तीय वर्ष में हमने कितना तो सी से कंज्यूम, कितना तो हमने उपभोग कर लिया है, प्लस आई से इन्वेस्ट, कितना सकल निवेश हुआ है। उसके बाद उसमें देखा जाता है गवर्नमेंट का कितना खर्चा हुआ, सरकारी खर्चा कितना हुआ। तो वो जो सरकारी व्यय प्लस उसके अंदर क्या हो गया, सरकारी व्यय हो गया, और प्लस उसमें कि हमने कितना इंपोर्ट कर लिया। तो कितना इंपोर्ट किया, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो देश से बाहर पैसा जाएगा, तो कितना तो इंपोर्ट हो गया और कितना हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो आई यानी जो एक्सपोर्ट हमने किया है उससे हमें पैसा मिला, तो ई माइनस आई। तो ये इसका क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है। जीडीपी के क्लास कभी अलग से दे देंगे, बहुत अच्छे समझा देंगे आपको। तो देखिए, आपसे अगर मान लीजिए मेंस में सवाल पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है, तो एक बार हम मोटा मोटा तौर पे हम इसको देख लेते हैं मेंस के हिसाब से। तो हमारे सामने है, ये इसी के संदर्भ में है, बांग्लादेश के संदर्भ में। कोविड महामारी के कारण से बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020 में घटकर
0.5% रह गई। देखिए, कोरोना ने प्रत्येक व्यक्ति की कमर तोड़ी है, और जब प्रत्येक व्यक्ति की कमर टूटेगी, उद्योग धंधों की कमर टूटेगी, उद्योग धंधे नहीं चल पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो एक तरीके से जब देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो लास्ट में क्या होगा कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो तो अपने आप ही गिर जाएगा। तो जीडीपी लगभग प्रत्येक ही देश की गिरी है, प्रत्येक ही देश के अंदर इससे कोरोना से बहुत भयंकर आर्थिक नुकसान देशों को झेलने पड़े हैं, और लोग जो है वो 8-8, 10-10 साल पीछे चले गए हैं इस कोरोना के कारण। बहुत सारी कंपनियां इसमें बंद हुई हैं, बहुत सारी कंपनियां उबर ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ जो फार्मेसी के बिजनेस थे वो बढ़े हैं, कुछ किराना से संबंधित बढ़े हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो उसमें इसमें जो है कोरोना के कारण बहुत भयंकर आर्थिक नुकसान लोगों को झेलने को मिला। बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस, एक वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो देखने को मिला, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। इससे पहले 2019 में 8.4% ये जीडीपी यहाँ की रही बांग्लादेश की। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 8.4% से 0.5%, यानी सीधी सीधी बात अगर अपन कहें तो लगभग 8% इनकी जीडीपी जो है वो गिर गई है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट को रोकने में वर्ष की दूसरी छमाही में व्यापार और विदेशों से भेजी जाने वाली राशि की कुछ भूमिका अहम रही है। अगला सवाल हमारे सामने है कि निम्न में से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहां बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है? यह सवाल आपसे यहां पूछा गया है। बाला साहेब गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। तो ये कहां किया गया, सवाल ये पूछा गया है। तो सोलापुर में या परभणी में या मुंबई में या नागपुर में? आप फटाफट इसका आंसर अभी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा नागपुर में। आइए एक बार हम इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र का जो वन विभाग है, वन विकास विभाग है, उसकी सहायता से ये बनाया है। इसमें आदिवासियों की संस्कृति को जीवित रखने की बात है, पर्यटन इससे बढ़ाने की बात है। सरकार की मंशा है कि इससे पर्यटन बढ़ जाएगा, इसलिए ये बनाया गया है। बाकी जो बाला साहेब थे उनके नाम से इसे बना दिया गया है। तो एक बार हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इस तरह से इसका फ्रंट जो है वो ये है, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नागपुर के अंदर बनाया गया है। तो अब हम एक बार इसके संदर्भ में देखते हैं। मैंस के हिसाब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। ये बात आपको पहले ही पता चल गई है। ये उद्यान वन विभाग और वन विकास विभाग ने विकसित किया, बात मैंने आपको बता दी है। 1914 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस उद्यान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य, भारतीय सफारी, अफ्रीकी सफारी, जैव विविधता उद्यान और रात की सफारी बनाई गई है। यानी इसको अच्छी तरह से पर्यटन के लिए विकसित किया गया है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगला है कि गोंडवाना थीम पार्क या गोंडवाना थीम विलेज की स्थापना नागपुर में की जाएगी, जिसमें विदर्भ आदिवासियों की संस्कृति को वैश्विक पर्यटन के साथ साथ वन्य पर्यटन के लिए भी पेश किया जाएगा। आदिवासियों की जो सांस्कृतिक जो धरोहर है वो इसके साथ प्रस्तुत की जाएंगी। तो आपको इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है। अगला सवाल आपके साथ है, आपके सामने है। निम्न में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला पुरस्कार दिया गया? गणतंत्र दिवस की झांकी मेरे हिसाब से आप सभी ने देखी होगी। उसमें प्रत्येक राज्य अपनी अपनी झांकी प्रस्तुत करता है, उसके बाद दिए जाते हैं उन्हें पुरस्कार। तो आपके सामने सवाल है कि बताइए कौन से राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड और चौथा है राजस्थान। बताइए इसका आंसर बताइए, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अभी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप सब जानते हैं कि अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसी झांकी को महर्षि वाल्मीकि जी आगे बैठे हैं। भगवान राम सबरीमाला के जूठे बेर खा रहे हैं और उसके पीछे भगवान राम का अयोध्या में बन रहे श्री राम के मंदिर का एक मॉडल उसके अंदर पीछे प्रस्तुत किया गया था और इस झांकी को सबसे पहला पुरस्कार दिया गया। आइए आपको झांकी दिखाते हैं एक बार। देखिए ये सबसे पहले आपको झांकी दिखाते हैं। ये झांकी थी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिए।
ये झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थी। इसमें आगे आगे महर्षि वाल्मीकि जी बैठे हैं, दोनों तरफ उनके मोर हैं और पीछे भगवान राम का मंदिर है और वहीं पे भगवान राम, यहाँ छोटा फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बेर खा रहे हैं सबरीमाला के। तो आपको ये देखना है सबरी के झूठे बेर। आइए एक बार देखते हैं हम कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस की झांकी में आकर्षण का केंद्र रही उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें राम मंदिर का बेहद सुंदर मॉडल दर्शाया गया है। परेड में शामिल 32 झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ झांकी मानते हुए पहला पुरस्कार दिया गया। इस झांकी के आगे वाले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा लगाई गई और इसके पीछे अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का मॉडल था। वॉल पेंटिंग के जरिए भगवान राम का सबरी के झूठे बेर खाते हुए निषाद राज को गले लगाने आदि के चित्रों को प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही प्रिय झांकी थी, आप देखेंगे ना बार बार मन करेगा देखने को। त्रिपुरा की इको फ्रेंडली झांकी को दूसरा पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ये सेकंड पुरस्कार किसे दिया गया, दूसरा पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको बता देना है त्रिपुरा की इको फ्रेंडली झांकी को दूसरा पुरस्कार दिया गया। आपसे पूछा जाए कि तीसरा पुरस्कार किसे दिया गया, तो तीसरा एक बार दूसरे पुरस्कार में देख लिया हम इको फ्रेंडली में क्या दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इससे पहले बांस नीति देश के अंदर लागू की थी और उसी के तहत बांस की अलग अलग प्रजातियों से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पिछले दिनों बोतल बना के दिखाई गई, टिफिन बनाए गए, बहुत तरह तरह की बांस से बनने वाले इतने इंटरेस्टिंग उत्पाद दिखाए गए, उन्हीं उत्पादों को यहाँ प्रस्तुत किया गया था, जिसे दूसरा पुरस्कार दिया गया। और तीसरा जो पुरस्कार वो उत्तराखंड की झांकी को मिला था, केदारनाथ भगवान मंदिर के उस वहां प्रस्तुत किया गया था झांकी में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग झांकियां थी, एक बार आप इनको देखना, बहुत बहुत मजा आएगा। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने सवाल पूछा गया है कि स्टार्स परियोजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सबसे पहला, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर देंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन आपसे बताया गया, स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और एशियाई विकास बैंक के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, पहला ऑप्शन। दूसरा, स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। तीसरा, इन परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, केरल, उड़ीसा को शामिल किया गया। और चौथा है, नन ऑफ दीज निम्नलिखित में से कोई भी गलत नहीं है। बताइए, आप बताइए सबसे इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। अगर आपने सुना होगा तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प नहीं है। क्यों सही विकल्प नहीं है? क्योंकि इसमें देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा विभाग और वर्ल्ड बैंक के साथ इसका समझौता हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक कुछ पैसा उपलब्ध करवाएगा। तो इसमें आपको यह देखना है कि शिक्षा विभाग के साथ एशियाई विकास बैंक, एशियन विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये नहीं होगा। इसकी जगह कौन होगा? इसकी जगह वर्ल्ड बैंक होगा। इसलिए आपको ये देखना है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। आइए एक बार स्टार्स परियोजना के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उसके महत्व को समझाते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको ध्यान रखना है कि देश में वर्तमान में शिक्षा विभाग बन गया है। इससे पहले देश में शिक्षा विभाग नहीं था मित्रों। आपको याद रखना है कि इससे पहले देश के अंदर HRD मिनिस्ट्री थी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इससे पहले। और रमेश पोखरियाल निशंक इस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि बताइए देश के शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ, जगह जगह विवाद हुआ, लोगों ने विवाद भी उसके ऊपर खड़े किए, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके पक्ष में भी बात कही, और उसी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर से इस बात को लिया गया है और ये शुरुआत में इन 5 स्टेट में लागू की जा रही है। आइए एक बार स्टार्स परियोजना को देखते हैं। राज्यों में शिक्षण, सीखने और उनके परिणामों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है कि स्टार्स परियोजना लागू कर दी गई है और उसे लोन सैंक्शन हो गया है, लोन मिल गया है, और इस योजना में 5,718 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इसकी अवधि में आपको ध्यान रखना है
कि 5 वर्षों की अवधि में वर्ल्ड बैंक इसमें $50 करोड़ यानी कि 3700 करोड़ रुपए की विकास जो वित्तीय सहायता है वो देगा, और शेष जो राशि है वो विभिन्न राज्य जो है वो आपस में मिल करके अपने अपने अंश के रूप में यहां देंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है मित्रों। अगला है कि इसमें 6 राज्य सम्मिलित किए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी। बहुत छोटा सा सवाल है, आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि बताइए स्टार्स परियोजना में क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगी। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय स्तर पर पूरे नेशनल लेवल के ऊपर इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी। अगली बात जानिए, राज्य स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा की समेकित राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी। दोनों बातों को आपको याद रखना है। स्टेट से रिलेटेड पूछे या सेंटर से रिलेटेड पूछे, आपको दोनों बातों को ठोक देना। अगला है कि स्टार्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विभिन्न अनुशंसाओं को लागू करने में सहायक बनेगी, जैसे कि आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, बच्चों को शिक्षा। नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाइए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जो पहले वाले जो शिक्षा का मॉडल थे उसमें सुधार किया गया है। आधारभूत शिक्षण, बेसिक जो शिक्षण है, बेसिक जो नॉलेज है वो दीजिए। शिक्षण आकलन की सुधार प्रणाली उसके अंदर बनाई गई है। शिक्षा में आईसीटी सहायता उपागम, शिक्षक विकास और व्यवसाय परक शिक्षा, बच्चा क्या बनना चाहता है उसी के हिसाब से शिक्षा दीजिए। इस तरह की बात इसके अंदर की गई है। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही का चयन कीजिए। सही कोड पूछा है आपसे। देखिए, पहला है फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन का भारत में उत्पादन करेगी। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, ये वही भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोरोना का टीका विकसित किया है। इसके लिए भारत बायोटेक वैश्विक दवा कंपनी जीएसके और गैर लाभकारी वैश्विक संस्था संगठन पाथ के बीच समझौता हुआ है। और अगला है कि जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये वो जो कंपनी है, दवा कंपनी, इसी ने इस टीके का विकसित किया था, इस टीके का विकास किया था, याद रखना है। मलेरिया रोधी वैक्सीन आरटीएस को विकसित किया था। तो ये तो आपको मैंने पहले बता दिया। तो इसमें आपको बताना है कि सही का चयन करना है, सही बताना है। सही कथन कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 2 और 3, और ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। तीनों बातें सही है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस टीके को विकसित किया था जीएसके ने, और इस टीके को विकसित करने के बाद में समझौता हुआ है भारत बायोटेक और वैश्विक दवा कंपनी जीएसके और गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन पाथ के बीच समझौता हुआ है। और अब भारत में भारत बायोटेक इस टीके का उत्पादन करेगी। तीनों बातें सही हैं, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल देखिए, भारत बायोटेक जिसने अभी कोरोना की दवाई बनाई है, स्वदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन का देश में उत्पादन करेगी। इसके लिए भारत बायोटेक वैश्विक दवा कंपनी जीएसके और स्वास्थ्य असमानता को खत्म करने के लिए काम करने वाले गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन पाथ के बीच एक समझौता हुआ है। जीएसके ने मलेरिया रोधी वैक्सीन आरटीएस SAS01E1 विकसित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मलेरिया रोधी वैक्सीन का नाम क्या है जिसे भारत बायोटेक उत्पादित करेगी या जीएसके ने जिसे विकसित किया है, तो आपको बताना है कि RTS/AS01E1। समझौते के अनुसार भारत बायोटेक अब इस वैक्सीन का उत्पादन करेगी। इसके लिए भारत बायोटेक वैक्सीन के अंदर प्रोटीन RTS M एंटीजन का उत्पादन करेगी। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्पित विशेष योजना के तहत घाना, केन्या और मलावी में दी जा रही है। आज की करंट अफेयर्स कैसी रही? मेरे हिसाब से बड़ा शानदार, मजा आया होगा आपको। इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। प्रिंट निकालना चाहें तो इसी पीडीएफ को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेजूंगा, और अपने टेलीग्राम के चैनल एग्जाम नगर EXAMNAGARR पर इसे मैं भेज दूंगा। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहां से देखना है, डाउनलोड करना है और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर देना है इसे।
मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगली कक्षाओं के साथ और अन्य क्लासों के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। ध्यान रखना 6:15 बजे आपको करंट अफेयर्स की रोज क्लास मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को जोड़िए और उन सभी तमाम दोस्तों को जोड़ दीजिए जो सुनहरे सूरज के सपनों के सुनहरे सूरज के साथ, अपने उगते हुए सूरज के साथ अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो भविष्य के अंदर सुनहरी किरण, एक आशा भरी किरण लाना चाहते हैं। उन सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए। आप भी जुड़ जाइए सुबह 6:15 बजे। अपने आप को चाय के कप के साथ तैयार कीजिए, चाय के कप वाले करंट अफेयर्स के शो के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।